तुम्हारे एक्सरसाइज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। क्या चल रहा है अभी? एक्सरसाइज चालू है अभी? हाँ सर, वो आदत हो गई। अब नहीं करूंगा तो फिर अजीब सा लगता है डेली का। सर मेरे अकॉर्डिंग तो स्किपिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में आपका अच्छा खासा कैलोरीज भी बर्न कर देता है और मेंटल स्ट्रेस रिलीज कर देगा, और इनफैक्ट कंसंट्रेशन लेवल भी इंप्रूव हो जाती है उससे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक, वंस थैंक अगेन यू सर। थैंक यू सर। फॉर योर सक्सेस गेट 2022 में। तो बताओ भाई, क्या चल रहा है अभी लाइफ में? क्या अपडेट है? क्या क्या इंटरव्यू हो गए? क्या आगे आने हैं? हाँ, सर अभी तो ऐसा थोड़ा सा चिल टाइप का है। इंटरव्यूज की बात करें तो एक टीआईएल हो चुका है मेरा, डीआरसी का हो चुका है, एनपीसीआईएल का हो चुका है, और एक गेल का हो चुका है। 4 इंटरव्यूज हो चुके हैं। अच्छा, गेल का रिसेंट वाला था शायद ना? हाँ सर, अभी 4 जुलाई। कैसा कैसा रहा ओवरऑल? गेल का तो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें एक जीडी हुआ था, और फिर उसके बाद अराउंड 40 30 40% एचआर पूछते हैं, और बाकी टेक्निकल एक फेवरेट सब्जेक्ट। ओके ओके, एक अलग से मैं सोच रहा हूँ डिस्कशन कर लेंगे हम गेल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस का तुम्हारे। बिल्कुल सर। बस एक आईओसीएल ही भरा हूँ, सोच रहा हूँ अब नहीं भरूंगा मैं। और भरे नहीं कोई? अब मन नहीं है बायोसीएल में। अब जब 35 पे नहीं होगा तो फिर गेट देने का मतलब ही क्या। हो जाएगा सर इतने में। इंटरव्यू दे दे के लग रहा है। हाँ। थक गए क्या इंटरव्यू दे दे के? अब थक के, अब सर बहुत ज्यादा ट्रैवल हो जाता है ना, तो आईओसीएल पे मेन फोकस है, हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत हाँ वही वही हो जाएगा। एसयूएल में रैंक अच्छी अगर रहती है, नहीं। हो ही जाता है। उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ अगर ना हो, मेजर ब्लंडर ना हो जाए कुछ, जो कि रेयर है, तो आईओसीएल में हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलो, थोड़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। यस सर। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। कौन से सब्जेक्ट में तुम ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट फील करते थे, या इजी लगते थे, ऐसे बोल सकते हैं? और सब्जेक्ट एक तो सर थोड़े से हीट ट्रांसफर हो गया, और थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज याद करने रहते, नहीं तो उसमें बस एप्लीकेशन पार्ट था, और वो मैं थोड़ा सा 11th में भी पढ़ता था। प्लस मैकेनिक्स, मैकेनिक्स सर मेरी 11th, और मैं 11th में अच्छे से पढ़ा था, तो वो स्ट्रांग थी काफी सारी। इसलिए मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैकेनिक्स को स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे आती थी पहले से। तो ये 2 3 सब्जेक्ट्स हो गए, सोम हो गए। और वीक पोर्शन की बात करें तो वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। मटेरियल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स। में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, नहीं? सर याद बहुत करना पड़ता है उसमें, तो हो जाता है। इनफैक्ट इंटरव्यूज वगैरह में भी, गेल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में थोड़ा सा शेयर करता हूँ। हम्म। उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, मैं सोम बता दिया। उसमें जो पूछा ऑलमोस्ट हो गया था। फिर उसके बाद वो पूछता, अच्छा कुछ मटेरियल से रिलेटेड आता है तुम्हें? मैं कहा नहीं आता सर, आप जो पूछ रहे हो पूछ ही लो, आता तो नहीं है। तो कहा अच्छा ठीक है। हाँ समझा। तो पूछा उन्होंने फिर? हाँ पूछे थे, तो जो थोड़ा बताया बता दिया, नहीं आया कह दिया नहीं सर नहीं आता। ब्लफ नहीं करते रहते बस वहाँ हाँ हाँ हाँ, मटेरियल साइंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पे। यस सर। लिमिटेड चीजें हैं कॉन्सेप्चुअली, जिसको इजीली मास्टर किया जा सकता है। बट हाँ, जब थ्योरेटिकल चीजों की बात उसमें आती है, अगेन बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ, माइंड में आ सकता है कि पता नहीं क्या आ जाए, कब कहाँ से क्या आ जाए। ये जनरली यस। थ्योरेटिकल चीजों में रहता ही है। क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो क्या है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स पता चल गए, न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस आ गया, अब ठीक है भाई, जो आएगा थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। यस सर। थ्योरी में तो या तो इस पार या उस पार। उसमें ये तो आएगा, ये तो नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से भी थोड़ा सा इन कई सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी वाले जो पोर्शंस हैं उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। अच्छा, जो क्वेश्चंस की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक या ऐसा कोई सब्जेक्ट जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती थी, या दिक्कत नहीं भी आती थी तो गलतियां हो जाती थी, एक्यूरेसी नहीं रहती थी, थोड़ा स्ट्रगल होता था, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स थे या सब्जेक्ट्स थे? और सर एक टॉपिक मुझे जो याद पड़ रहा है वो था एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। कि वेलोसिटी एनालिसिस तो सर आपने जो रिजिड मेथड वाला बताया था उसी से सारा लग जाता था, इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन हो तो वो सब लगा लेता था वेक्टर अप्रोच से। वन बट वो एक्सेलरेशन, वन स्टेप में आंसर है हाँ उसका, बिना उसका दिमाग वन बोल रहा लगाए ज्यादा। है वही। अब उसमें ग्राफ वगैरह बनाने में कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाता था, तो इसलिए मैं वेक्टर अप्रोच फॉलो करके ही सीधा रिजिड मेथड लगा के सॉल्व कर जाता था। हम्म बट एक्सेलरेशन एनालिसिस में थोड़ा सा ग्राफिकल समझ नहीं आता मुझे, और थोड़ा सा 1 साल तक मैं उसमें स्ट्रगल किया था। इनफैक्ट गेट 2021 में तक मुझे नहीं आता था। हम्म 2022 में मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके वेक्टर अप्रोच सीखा, और एक
एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, पैरेललोग्राम लिंक का था। हम्म। वो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी से एक्सेलरेशन एनालिसिस में पूरा सीख गया था। हाँ बट उसको, एक्चुअली थ्योरी बेस्ड नहीं है वो। यस सर, उसमें ठीक है थ्योरी आप बेस्ड नहीं। प्रोसेस समझा दिया जाए आपको, ऐसे 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 प्रोसेस होगा, यस बट सर, उसमें एफर्ट्स आपको कॉन्फिडेंस भी खुद ही नहीं डालना आएगा, और कोई नए क्वेश्चन आएगा उसमें फिर से फंस सकता है कोई इंसान, जब है। यस तक सर। क्वेश्चन उसके भरपूर ना देख लिए जाए। यस सर, भरपूर के सर। आई थिंक एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज का वो एक क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हम्म। उससे काफी कुछ सीखा था मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लैरिटी मिल जाती है कभी कभी अचानक से। तो एक्सेलरेशन एनालिसिस जनरली स्टूडेंट्स उसमें थोड़ा डरते हैं और इसी वजह से ही थोड़ा घबराते हैं, बट अगेन ठीक सर है, वो, गेट में बहुत ज्यादा नहीं आता है वो। आई थिंक तुम्हारे हाँ, सेट में आया नहीं होगा इस बार। नहीं सर, हम लोग की सेट में नहीं आया था। इस बार नहीं आया था, तो चलो सही है। हीट ट्रांसफर था हम लोग की सेट में भर भर के। हीट ट्रांसफर काफी अनएक्सपेक्टेडली हायर था इस बार। बट ऑलमोस्ट मेरे सही थे सारे। हाँ क्वेश्चंस डिसेंट ही थे, उसमें यस एक सर। ही बस क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिबेटेबल सा हो गया था वो उसमें, टी चाइल्ड इन्फिनिटी हीट जनरेशन कॉस। वाला, यस सर, यस सर, नेगेटिव बट नेगेटिव वैल्यू जो थी। यस अदरवाइज सर। बाकी तो ठीक ही क्वेश्चंस थे, बट हाँ एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हीट ट्रांसफर के स्टूडेंट्स को ज्यादा क्वेश्चन तो कई लोग शायद इग्नोर करके चलते हैं, पता नहीं हीट ट्रांसफर सर वगैरह को इज्जत मिलती नहीं है ज्यादा प्रिपरेशन। एक्चुअली हीट ट्रांसफर होता इजी है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता है। हम्म। उसमें वेरिएशंस काफी बन सकते हैं क्वेश्चन की, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है हीट ट्रांसफर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इनफैक्ट उससे यस सर। बनते हैं। इस बार मैं अभी और एग्जांपल्स उसमें ऐड कर रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल्स, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ही ट्रांसफर में बनते हैं। तो होपफुली और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, जो मिस्टेक्स की बात करें जो क्वेश्चन सॉल्व करने में होती होगी, तो वो किन किन पोर्शंस में, मतलब किस किस टाइप की मिस्टेक्स होती थी? कॉन्सेप्चुअल, कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक, और इंडिविजुअल के बारे में बताओ कैसे उसके बाद तुम उससे इम्प्रूव करते थे उसको। हाँ सर, मिस्टेक्स का है तो बेसिकली मैंने जितनी तरीके से, जितनी टाइप्स की मिस्टेक पॉसिबल है सब किया हूँ। क्योंकि जब मैं शुरू किया था तो मैं एकदम जीरो से शुरू किया था, तो सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, और स्लो स्पीड, और इनफैक्ट क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक, जैसे कुछ कुछ डेटा होता है कि वो मिसरीड कर जाते हैं सब लोग, हम्म। जितनी होती है। बट उसको इम्प्रूव करने का मैंने ये देखा था कि जिसमें कोई भी क्वेश्चन लगाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीवाईक्यू लगा रहा हूँ किसी बुक से, तो उसमें कोई क्वेश्चन लगाया, उसमें आंसर अब मेरा आया, उससे मैच कराया पीछे वाले से, आंसर डिफरेंट आया, उस क्वेश्चन को मैं एक स्टार मार्क कर देता कि हाँ इसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स हुई है, बस उसको स्टार टिक करके स्टार मार्क कर देता था और आगे बढ़ जाता था। ऐसा उसके बाद जब सेकंड टाइम रिवीजन के पी आई तो एक मुझे आइडिया लग जाता था कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे से लास्ट टाइम मिस्टेक हो गया था, जिसको मुझे इस बार थोड़ा ध्यान से देखना है इसे। और एक सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की, जो क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक्स होती है, क्योंकि वो लास्ट लाइन पढ़ते नहीं है, क्योंकि माइंड में टेंडेंसी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि हाँ अब यही पूछेगा, अगर मतलब डिग्री सेल्सियस में डेटा है तो डिग्री सेल्सियस में पूछेगा, बट वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन केल्विन में पूछ लेते हैं। वो मेरा एक्सर्जी के टेस्ट सीरीज देते देते काफी प्रैक्टिस हुई थी मेरी। वो एक्सर्जी के टेस्ट सीरीज से ही मेरा इंप्रूव हुआ था वाली मिस्टेक्स। मैं उसे करूंगा, और इम्प्रूवमेंट के लिए तो सर सबसे बेस्ट यही कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, उससे अच्छा इम्प्रूवमेंट का कोई अदर रास्ता नहीं। हाँ सही बात है, क्योंकि कैलकुलेशन में छोटे छोटे मिस्टेक्स, तुमसे लास्ट डिस्कशन भी हुआ था तो तुम उसमें बता रहे थे लाइव क्लास में, जब मैंने एंड में तुमको शायद बोला भी था इस चीज के लिए, यस क्लास के टाइम में। सर, यस सर, आई थिंक दैट डेसिमल पोर्शन वाला हाँ हाँ एग्जैक्ट डेसिमल एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू आ रहा था। एक्यूरेसी के इशू, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आंसर तुम्हारे क्लोज होते थे, बट बट बस नॉट एग्जैक्ट। हाँ एग्जैक्ट नहीं होते थे। अब गेट में क्या है कि अप टू 3 प्लेसेस पूछ ले, अप टू 2 प्लेसेस या पूछ ले, तो पूरी मेहनत के बाद आखिरी में एकदम एक स्टेप रह जाए तो वो अच्छी चीज नहीं लगती है। सर तो उसके बाद मैं रिव्यू किया था अपने आंसर्स को, तो एक्चुअल में ऐसा था कि कई कई आंसर्स मेरे फॉर एग्जांपल 25.6 से 25.9 अगर रेंज होता था तो मेरा 25.6 आता था, बट जो एक्चुअल आंसर होता है वो मीडियन मीडियन होता है। सो उसको बाद में इम्प्रूव कर लिया था मैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सिली मिस्टेक्स वगैरह जो होती थी उसको क्या नोट वोट करके रखते थे कहीं पे, या कैसे करते थे? नोट नहीं नहीं करते सर, थे? नो सर, प्रैक्टिस इज दी ओनली ऑप्शन। सर जितना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप इंप्रूव होता जाएगा, बस आप एट द बैक ऑफ द माइंड रखें कि हाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेटर से बहुत लोग क्या करते हैं कि एम एक्स एफ एक्स सीरीज वाला कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करते हैं। तो मैं हम्म। बताया भी था कि मैं उसको अपने फ्रेंड को ले जाके दे दिया था कि भाई तू ले जा। ये तुम बताओ कि जैसे तुमने थर्ड ईयर में भी गेट दिया था, उसमें भी एक यस अच्छी सर। तुम्हारी, और 245 आई थी शायद, 271 सर। 71, अच्छा। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली फोर्थ ईयर में दिया ही। तो जो थर्ड ईयर में
अभी आए हैं शायद और वो गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनको तुम क्या गाइडेंस दोगे, क्या उन्हें प्लान रखना चाहिए अपना? सर गाइडेंस में ये प्रोवाइड करेंगे कि जो एक्सर्जी की यूजर है तो वो एक्सर्जी का जो शेड्यूल बना के देता है सबसे पहले उसको फॉलो करें, और ट्राई करें कि जो एटलीस्ट जो डिफाइंड शेड्यूल है उससे पहले अचीव कर लो वो टारगेट। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे टाइम में जो होता था, सोम को शायद एक्सर्जी के एंड से 10 या 12 डेज अलॉट किया गया था, आई थिंक एग्जैक्टली आई कांट रिमेम्बर, बट यही तरह था। मैं ये अचीव करता था कि हाँ उसको 1-2 दिन पहले कर लूँ, और जो कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है उसको और पहले कर लूँ, और थोड़ा सा सीरियल वाइज करूँ। जैसे मैं पहले एक बार सोम कर लेता था, फिर फ्लूइड कर लिया, और फिर एक फ्लूइड हो गया तो थोड़ा सा माइंड को चेंज करने के लिए थर्मो वाला पोर्शन कर लेता था। मान लीजिए आप डिजाइन एक ही साथ आप सारे डिजाइन के सब्जेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा माइंड जो है टायरसम हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर लेता था। इसी तरह आप अपना करते रहे, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस पैरेलली आप करते रहेंगे तो होता क्या है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो आपके माइंड में एक तरीके से फ्लूइड की स्टेट में रहता है, बट जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो वो सॉलिड नहीं बनता, वो फिर ऐसे ही बह जाएगा 2 महीने बाद। और ये प्रॉब्लम मतलब कई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जूनियर से जो कांटेक्ट करते हैं, तो वो सेम यही सिचुएशन है कि सबकी की प्रॉब्लम्स लगाते नहीं साथ में, और वो 2 महीने बाद फिर से भूल जाते हैं। उनको हम्म। वो डबल मेहनत पड़ जाती है, फिर से उनको दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए जो जितने भी क्वेश्चंस है वो आप पैरेलली लगाते रहेंगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स जो माइंड में एक बार स्टिक कर जाएंगे तो वो निकलता नहीं जल्दी दिमाग से। इनफैक्ट आप फॉर्मूले भूल सकते हैं बट कॉन्सेप्ट्स हमेशा याद रहेंगे। सही कह ऐसा रहे हो, वैलिड वैलिड पॉइंट है वो एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम काफी कॉन्फिडेंट लगता है जब कोई टॉपिक पढ़ लो और कह रहे बहुत अब ज्यादा। कुछ भी कर लूंगा मैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ये 2 महीने में सब जीरो हो दो जाता है महीने अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। और रिवाइज में भी जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है रिवीजन तो डेली जरूरी है ही वो, बट क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। उसी है सर, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। उससे तो आप फॉर्मूला भी ध्यान आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी ध्यान आ रहा है, एप्लीकेशन भी ध्यान आ रही है, सभी कुछ हो जा रहा है उसमें तो। अच्छा जो रिवीजन, थर्ड, बोलो बोलो। कह रहे रिवीजन के लिए बस एक ही स्ट्रेटजी है कि उसको साइक्लिक ऑर्डर में कर ली स्टूडेंट्स, वो सबसे बेस्ट रहेगा कि पहले एक बार क्वेश्चन बैंक लगा ले, फिर अगला रिवाइज करे एक्सर्जी का जो प्रैक्टिस सेट होता है फेसबुक पे, उसका नाम क्या था सर, आई भूल गया थोड़ा। अब प्रैक्टिस सेशन, अब वो कोर्स में ही प्रैक्टिस आ गया है, सेशन, यस, अब वो अच्छा। फेसबुक पे नहीं है, प्रैक्टिस ओके सेशन अब ओके अपने कोर्स के अंदर ले आए हैं सारे। ओके अब ओके सो फेसबुक पे कुछ भी नहीं है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप भी अब कोर्स में ही आ गया, पता है तुम्हें ये बात? हाँ सर पता था, बट बहुत दिन से यूज नहीं किया तो भूल गया। हाँ, अब कोर्स के अंदर ही आ गया है, मतलब वो ऐप ऐप के अच्छा, अंदर और वेबसाइट के अंदर ही आ गया है वो, खैर। ये ज्यादा सही है। हाँ, तो कहीं और प्लेटफॉर्म पे अब जाना ही नहीं है। हाँ बोलो बोलो, फिर प्रैक्टिस उसके सेशन बाद, नहीं है इस बार, हमने थोड़ा और उसमें मॉडिफिकेशन किया है, टाइमर वगैरह लगा के, तो अच्छा, सही हो गया है वो, और खैर। फिर बोलो। उसके बाद फिर थर्ड साइकिल करे तो आप टेस्ट सीरीज एक टेस्ट ले ले, टॉपिक वाइज टेस्ट ले ले, फिर एक अगले साइकिल में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इसी तरह साइक्लिंग रिवीजन करेंगे तो वो आप कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज भी होते जाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट बिल्ड भी होते जाएंगे, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। हम्म। अच्छा जो थर्ड ईयर में है, उनको क्या, जो अभी थर्ड ईयर के एंड में गेट होगा उसी को ही फाइनल अटेम्प्ट करके प्रिपेयर करें, या अपनी प्रिपरेशन 2 साल में डिवाइड करें कि नहीं आधा सिलेबस अभी करता हूँ, आधा फोर्थ ईयर में करूंगा, क्या तुम्हारे हिसाब से बेटर है? सर मेरे हिसाब से थर्ड ईयर को अगर टारगेट करके करें तो वो बेटर है, क्योंकि एक बार आप जब अपना 100% दे के आप अपनी शॉर्टकमिंग्स पता कर सकते हैं कि जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो मेरी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है। अगर आप मतलब ऐसा डिवाइड करेंगे कि थोड़ा भी पढ़ लेते थोड़ा बाद में, तो आपके एट द बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि हाँ मैं इतना पढ़ लेता तो इतना आ जाता, बट ऐसा होता नहीं। और अगर आपकी एक बार अच्छी रैंक आ गई, एक बार अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए, तो फोर्थ ईयर में कई सारे आपके कॉलेज काम रहते हैं, प्लेसमेंट सेशन रहते हैं, और फिर उसके बाद इंटर्नशिप्स भी करने रहते हैं, कई सारे वो रहते हैं, मेजर बनाना रहता है, तो वो सब कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तो अगर आप थर्ड ईयर में जितना मैक्सिमम टारगेट कर सकते हैं कर लें, क्योंकि फोर्थ ईयर में फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे ऐसा। हाँ एक्चुअली फोर्थ ईयर में आइडिया नहीं होता है, बहुत से लोगों को लगता है कि काफी टाइम रहेगा, बट फोर्थ ईयर यस सर। बहुत सबसे बिजी साल जो है मेरे हिसाब से फोर्थ ईयर है वो, इंजीनियरिंग का यस सर। इम्पोर्टेंट भी है। प्लेसमेंट्स भी जैसे चल रहे हैं, अगर उसके लिए भी थोड़ा टाइम देना होता है, और मेरे हिसाब से तो प्लेसमेंट अगर कोई मिल जाए, कोई भी कैसा भी मिल जाए, उससे बैक ऑफ द माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि बैकअप रहता है। यस सर, तो एग्जाम में फिर नो विन नो लूज की सिचुएशन से आप एग्जाम देते हैं, बिल्कुल, तो उसमें प्रेशर कम रहता है, प्रेशर कम सिलेक्शन कम रहता है। होती है। यस सर, मतलब वो गेट बिल्कुल। के फेवर में है कि आपको कोई अगर जॉब मिल गई, यस प्लेसमेंट सर। में आप बैठ गए, तो वो बेटर है। और वो बेटर तभी है जब थर्ड ईयर में आप स्टार्ट करके थर्ड ईयर में ही ऑलमोस्ट खत्म, जैसे आई थिंक तुमने मटेरियल साइंस वाला और मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल का थोड़ा सा पार्ट बचा था तुम्हारा थर्ड ईयर में, बस। मेन वही सब था, बट उसके बाद खत्म हो गया था, उसके बाद हाँ मन भी नहीं करा था पढ़ने का।
हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट हो गया ऑलमोस्ट था। तुमने ऐसा ये नहीं सोचा कि 50-50 डिवाइड करता हूँ, जो कि नहीं सही नहीं, तरीका है मेरे मैं हिसाब से भी एक। शुरू भी जब किया था तब नोटिफिकेशन भी इनफैक्ट नहीं आया था गेट का, बट मैं जब शुरू किया था तो 10-15 दिन बाद ये टारगेट कर लिया था कि हाँ मेरे को ऐसा देना है कि फरवरी में एग्जाम होना है मेरा, उस हिसाब से, क्योंकि टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। और अगर आप थर्ड ईयर में एकदम अच्छे से कर लेते तो फोर्थ ईयर में आप थोड़ा सा चिल होके भी पढ़ेंगे, सब कुछ कॉलेज की एक्टिविटीज भी पार कर सकते हैं, सारे एंजॉयमेंट्स आप कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी आप बैठ सकते हैं, सब कुछ वैलिड ऐसा। पॉइंट है, सही बात है बिल्कुल। Yes. रिवीजन के बारे में तुम थोड़ा बताओ कि इनिशियल डेज मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे रिवीजन और गेट से कुछ टाइम पहले रिवीजन, वो कैसे तुमने डिवाइड किया रिवीजन साइकिल को, ऑलमोस्ट कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा, और कैसे सब मैनेज किया, मतलब रिवीजन में क्वेश्चन सॉल्विंग, रिवीजन, सिलेबस, ये सारा कैसे मैनेज हुआ? रिवीजन का ऐसा रहता था सर, मैं सुबह जब सबसे पहले उठता था तो मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, फॉर्मूला बुक, उसमें सारे फॉर्मूलेज लिखे थे। तो 2 से 3 दिन में सुबह 3-4 घंटे मतलब फॉर्मूले लिख लिख के रिवाइज करता था। बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको बस ऐसे देख के पढ़ेंगे, बट वो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है। वो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिख लिख के रिवाइज करिए, तो हम्म। उससे आपके माइंड में स्टिक कर। सर मुझे अभी भी याद है, मैं थर्ड ईयर में जब था तो 4 महीने फॉर्मूले इस तरह काम किया, इस पे वर्कआउट किया था, 4 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स। और फिर ऐसा हो गया था कि मेरे से सोते हुए कोई भी फॉर्मूला पूछ ले तो वो याद है, वो इनफैक्ट आज भी याद है। उसके हम्म। बाद उस पर ज्यादा मैं फोकस नहीं किया, क्योंकि वो 5 महीने बहुत थे कि मैं 5 महीने बहुत कंसिस्टेंट है इस चीज में कि हाँ डेली सुबह उठना है, फॉर्मूले रिवाइज करना है लिख लिख के, और उसको वो करना है। और फिर एक दूसरी साइकिल मैंने बना रखी थी कि लॉन्ग नोट्स के रिवीजन, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लॉन्ग नोट्स के रिवीजन वो मंथ में मतलब एटलीस्ट पूरा मैकेनिकल ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए 1 महीने में। तो वो ये लॉन्ग नोट्स की साइकिल हो गई। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था, 2 घंटे 3 घंटे, उसमें डेली का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगा लिया करता था, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट दे दिया करता था ऐसा। समझ गया। लॉन्ग नोट्स भी सही है एक्चुअली, जो थर्ड ईयर में जैसे तुमने प्रिपेयर किया थर्ड ईयर से, उनके पास टाइम है, वो बना सकते हैं लॉन्ग नोट्स, क्योंकि वैसे बार बार अब जाके पूरा लेक्चर देखना, वो तो टाइम वेस्टेज हो रही है ना आपकी। वैसे वो आपने अगर शॉर्ट मतलब कंपैरेटिवली तो शॉर्टर ही है वो वीडियो से, जो नोट्स बनाओगे आप, तो वो फास्ट हो सकता है काफी, वो वाला रिवीजन। तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट्स में। हाँ, जिसके पास फाइनल ईयर में ही वो प्रिपरेशन कर रहा है, मे बी ड्रॉपिंग ईयर है उसके लिए, तो फिर हो सकता है टाइम ना रहे सारे नोट्स बनाने का। बट फायदा यही है जल्दी स्टार्ट करने का कि आपके पास ये सारे टूल्स आप अपने लिए बना सकते हैं, लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, तो वो आपको हेल्प करेंगे। यस। अच्छा, थर्ड ईयर में जैसे तुमने तो सारी चीजें साथ में मैनेज की, कॉलेज भी, प्रिपरेशन भी, फोर्थ ईयर में भी की ही, बट क्योंकि तैयारी मेन थर्ड ईयर में हो गई थी तो मैं इसीलिए थर्ड ईयर बोल रहा हूँ। तो क्या तुम स्टूडेंट्स को टिप्स दोगे कि कैसे कॉलेज के साथ प्रिपेयर करें? अभी ऑल्दो मैंने 2-3 वीडियो बना दी है इस पे, फिर भी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मेरे को बार बार कैसे प्रिपेयर करें कॉलेज के साथ। तो कुछ टिप्स दो उनको जो एप्लीके मतलब ऐसे एक्शनेबल टिप्स जो अप्लाई कर सकें कि हाँ भाई ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ चलो कल से, ऐसे कुछ टिप्स बताओ। तो सर सबसे पहले तो अपने अंदर एक अपनी बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि हाँ मुझे अचीव करना है, उसके बिना तो कुछ नहीं पॉसिबल है। दूसरा है कि अगर आप दूसरा है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी काम में डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, जैसे आप एक टारगेट सेट किया तो बहुत बच्चे क्या करते हैं 1 महीने, मैक्स मैक्स टू मैक्स 1 महीने से ज्यादा नहीं कर पाते। बट ऐसा नहीं है, वो आपको टाइम भी मैनेज करना है क्योंकि कॉलेजेस की स्टडीज हैं, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना ही पड़ेगा कि हाँ आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लो। और बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स ना बनाए कि हाँ एक हफ्ते में मैं दो सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं है। मतलब एटलीस्ट 15 डेज दें एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, तो वो ओवरऑल एवरेज होकर 6 मंथ्स में आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, 6 to 7 मंथ्स। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो 8 मंथ्स में ऑलमोस्ट हो जाएगा ऐसा। और फिर उसके बाद रिवीजन की साइकिल बनाए, और फॉर्मूला बुक साथ साथ बनाते रहे, उसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि हाँ कि बाद में हम करेंगे और वो करेंगे। उसमें मैं गलती कर दिया था शुरू में कि 1-2 महीना फॉर्मूला बुक नहीं बनाया था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ गलती है मेरे एंड से, तो उसको फिर इम्प्रूव करके मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बुक्स बनाए ऐसे। और टेस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टेस्ट, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक्चुअल गेट एग्जाम में जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, आपके भले ही मार्क्स कम आ रहे, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डरते टेस्ट सीरीज देने से कि हाँ यार मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स देख के डर लगेगा। बट ठीक है, मार्क्स अभी कम आ जा रहे हैं। सर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं जब सोम का टेस्ट थर्ड ईयर में देना स्टार्ट किया था तो मेरे सिंगल डिजिट मार्क्स आते थे, और 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स ऐसे आते थे। बट धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते करते जब एफ देता था तो उसमें फर्स्ट एफ दिया था, आई थिंक 45-50 मार्क्स आए थे।
फिर धीरे 50 55 आ रहे थे, फिर 4 5 एफएलटीज तक, एक 60 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे थे, 60 63 ऐसे ही। बट उसके बाद एट द बैक ऑफ द माइंड बस डेली यही सोचता रहता था कि हाँ कैसे मेरे को इम्प्रूव करना है। तो अब मुझे अभी भी याद है 7 या 8 एफएलटीज के बाद मेरे मार्क्स 75 to 80 के रेंज में आने लगे थे। क्योंकि मैं दिन भर बस यही सोचता था कि हाँ सिली मिस्टेक्स इंप्रूव करना है, अपने कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना है ऐसे ये। बट अगर टेस्ट ही ना देता तो वो इम्प्रूवमेंट कभी ना पाता। सही इसी बात। तरह यस सर, एक सबसे इस बार एक क्वेश्चन आया था जो डायरेक्ट क्वेश्चन था एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज का। वो एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज में इनफैक्ट उसको गलत कर दिया था, बट आखिरी टाइम 15 दिन पहले रिवाइज करते समय उसको मैं देख लिया था, तो वहां पे जाके सही हो गया था। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी था, बट हाँ इस बार थे तुरंत दोनों। स्ट्राइक कर गया, क्योंकि वो स्ट्राइक करना ही उसका डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। सही बात है एक्चुअली। और क्वेश्चंस का क्या है कि आप जितना उनको देखोगे उतने, इवन नए क्वेश्चन भी कोई आएंगे ना तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ यार मैं तो ऑलरेडी 10 वैरायटी के क्वेश्चन इसके कर चुका हूँ। तो एक 11वीं वैरायटी आ गई तो कोई नहीं, देखते हैं। बट कुछ किया ही नहीं है प्रैक्टिस अगर, और फिर कुछ हल्का सा भी अलग आ जाएगा तो फिर आप दिमाग लगाने से भी डरोगे कि यार पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सही कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वो डाउट, सेल्फ डाउट हमेशा रहेगा अपने आप ऊपर। तो वो चीज तो है। अच्छा, जो आखिरी का कुछ टाइम था एग्जाम से पहले, जी 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स, तो कॉलेज के साथ उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह कुछ चलते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? क्या टिप्स दोगे तुम स्टूडेंट्स को? और टिप्स तो सर, जैसे कॉलेज के अगर एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप एग्जाम्स फोकस कर लीजिए और डेली के डेली रिवाइज करते रहिए, जो कि बेस्ट थिंग्स है। आपने कुछ अगर न्यूमेरिकल नोट्स बनाए होंगे या कुछ अपने सिली मिस्टेक्स के नोट्स बनाए होंगे तो वो सब आप रिवाइज कर लीजिए, या नहीं तो फॉर्मूला बुक अपना है, अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से नहीं आते, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो रिवाइज कर लीजिए। और अगर एग्जाम्स नहीं चल रहे, और एक सबसे और अदर ऑप्शन ये है कि जो टेस्ट सीरीज की मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करिए आप, क्योंकि उसमें जो रेड मार्क्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। तो वो जब आप एनालाइज करेंगे तो वो आप कुछ ना कुछ आप उसको लर्निंग होगी। तो एक ये ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप एग्जाम्स ओवर हो गए कुछ हो गए तो आप टेस्ट टेस्ट दीजिए जितना ज्यादा हो सके। इनफैक्ट आप एक हफ्ते 3 4 दिन पहले टेस्ट देना बंद कर दीजिए, बट 3 4 दिन तक आप टेस्ट देते रहिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए बस। अच्छा, जैसे तो थोड़ा तुम्हारे एक्सरसाइज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। क्या चल रहा है अभी? एक्सरसाइज चालू है अभी? हाँ सर, वो कंटिन्यू तो है सर अब तो। कंटिन्यू है, लाइफ का पार्ट बन गया वो? हाँ सर, वो आदत हो गई, अब नहीं करूंगा तो फिर अजीब सा लगता है डेली का। क्या क्या चल रहा है उसमें? क्या क्या एक्टिविटी रहती है तुम्हारी? और क्या तुम स्टूडेंट्स को बताओगे अगर कोई चाह रहा है चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग नहीं, एक्सरसाइज, बॉडी को फिट रखने के लिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो स्किपिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में आपका अच्छा खासा कैलोरीज भी बर्न कर देता है और मेंटल स्ट्रेस रिलीज कर देगा, और इनफैक्ट कंसंट्रेशन लेवल भी इंप्रूव हो जाती है उससे, हम्म। स्किपिंग से। क्योंकि उसमें माइंड, हैंड्स मूवमेंट और लेग मूवमेंट का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी आपका स्किपिंग अच्छे से हो पाएगी। जब मैं शुरू किया था तो 50 60 स्किप्स ज्यादा नहीं हो पाते थे, बट आज कंटिन्यूअसली 15 मिनट्स स्किप कर सकता हूँ मैं। अरे वाह, नहीं तो सही चीज है। और ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है शुरू में। ये सर डेली बेसिस पे शुरू में 5-10 मिनट बहुत है, 5-10 मिनट बहुत है सर, वो बहुत है। 10 मिनट्स स्किपिंग वन अराउंड 1 मील रनिंग के इक्विवेलेंट हो जाता है। और कहीं जाना नहीं है आपको, सर घर में आप कर कहीं दिए, छत आप पे आराम टेरेस पे से, चलेगा, कहीं भी कर दिए, और एक रोप ही लानी है सर, आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है, आराम से कहीं इन्वेस्टमेंट भी को ज्यादा नहीं है, रस्सी चाहिए एक। बस। और अच्छा रहता है एक्चुअली। कुछ कोई ना कोई एक मीडियम ऐसा होना चाहिए जो जहाँ पे आप थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो सके। और अगर वो एक फिजिकल वर्कआउट के फॉर्म में हो रहा है तब तो बहुत ही बढ़िया है। अब उसमें बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल में जाने से क्या है कि वहां पे पूरा ध्यान चला जाता है। फिर आप बीच में 1 घंटे मिरर में ही आपका लग बाइसेप्स जाएगा। सीखते रहोगे। सर आपके दिन के 1 घंटे मिरर देखने में खराब हो जाएगा। भाई भाई 1 घंटा तो आप शीशा ही देखते रहोगे कौन सा कट नया निकला कि नहीं आया। तो इसीलिए एकदम हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग तो नहीं, बट हाँ बेसिक एक्सरसाइज जो है, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट एंड ऑल, ये सब सही है, प्रिपरेशन के टाइम थोड़ा कर सकते हैं। तो चलो बढ़िया लगा अभिषेक, फिर से एक बार थैंक यू बात करके तुमसे डिटेल में। सर। और अभी एक बार और डिस्कशन अपन करेंगे उसमें, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। होपफुली आने वाले एक 1-1.5 वीक के अंदर फिर से हम एक डिस्कशन करते हैं। यस सर। ठीक है, चलो। ओके सर, ऑल द थैंक यू बेस्ट सर, वंस थैंक अगेन। यू सर। बाय बाय बाय। बाय सर।